Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 32. Chapter 156 समर का कन्फेशन। समर को गोली लगने पर सभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। समर का कहना तो था उसे कुछ नहीं हुआ है, पर नैना के हॉस्पिटल चलने कहने पर आगे किसकी चलती। हॉस्पिटल कॉरिडोर में सभी वहां थे। अंशुल को जैसे ही खबर लगी कि तीनों किडनैप हो गए थे, वो तीनों के लिए परेशान हो गया, सबसे ज्यादा सोना के लिए। वो भागा हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। कॉरिडोर में सोना को देखते हुए उसने उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? क्या डॉक्टर ने चेक किया तुम्हें? अंशुल अपनी टेंशन में लगातार एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है। सोना के दिल की धड़कनें अपनी सबसे तेज रफ्तार पर धड़क रही थी। वो अपनी जगह बर्फ की तरह जम चुकी थी। अंशुल उसे शांत देख उससे दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उससे, कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? मैं अभी डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंशुल की आंखों में सोना इस वक्त अपने लिए दुनिया जहान की चिंता और प्यार देख सकती थी साफ, जिससे वो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। अंशुल की नजरें तभी सोना की कलाई पर पड़ती हैं, जिस पर रस्सी बहुत टाइट बांधने की वजह से निशान पड़ चुके थे, और वहां से स्किन छिल चुकी थी, क्योंकि अपने हाथ छुड़ाने के चक्कर में हाथ इतनी फोर्सफुली हिलाया कि वहां की स्किन छिल गई। वो उससे, तुम्हें इतनी चोट लगी है और तुमने अब तक डॉक्टर को नहीं दिखाया? इन्फेक्शन हो सकता है तुम्हें। सोना को अब भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अंशी उनकी हालत देख जल्दी से सिचुएशन संभालने के लिए उनके पास आकर, अंशुल भाई मैं भी किडनैप हुई है, मेरा भी हाल चाल पूछ लो। उद्धरण चिन्ह। अंशी की आवाज सुन अंशुल होश में आता है और उसे रियलाइज होता है उसने अभी अभी क्या किया। वो जल्दी से उसे दूर होकर अंशी के पास जाकर उसे चेक करते हुए उससे, तुझे कहीं चोट लगी है? उद्धरण चिन्ह। और उसकी नजर अंशी की कलाई पर भी जाती है। उसे भी बिल्कुल वैसी ही चोट थी। अयान नैना को तरफ देखता है, जो अपनी कलाई अपने पीछे छुपाए खड़ी थी। वो एक नर्स को बुलाता है और तीनों को ले जाने कहता है। नर्सेस तीनों के हाथों और पैरों पर ऑइंटमेंट लगाकर वहां ड्रेसिंग कर देती हैं। उन्हें उस ड्रेसिंग को पानी में भीगाने से मना करती हैं। फिर तीनों बाहर आती हैं। सुशांत तीनों के लिए जूस लेकर आता है और तीनों को पीने कहता है। तीनों वो पी लेते हैं। वही आईसीयू से डॉक्टर बाहर आकर उनसे, पेशेंट के फैमिली मेंबर कौन है? उद्धरण चिन्ह। सुशांत आगे आकर, मैं भाई हूँ उसका। उद्धरण चिन्ह। पेशेंट के कंधे को गोली छूकर निकली। खतरे की बात नहीं है, पर उन्हें अपना हाथ ज्यादा नहीं हिलाना है वरना प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर की बात सुन सभी एक राहत की सांस लेते हैं। डॉक्टर उनसे आगे, उन्हें कुछ देर में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सभी डॉक्टर को थैंक लगते हैं। सभी कुछ देर बाद समर के वार्ड में थे। समर को जल्दी होश आ जाता है। सभी उसका हालचाल पूछते हैं। समर का गला थोड़ा सूख चुका था। उसे नैना पानी पिलाती हैं। आखिर उसका भाई था वो। समर पानी पीने के बाद अंशी की तरफ देख कुछ कहना चाहता था, पर बोल नहीं पाया। पर नैना उसकी खामोशी के पीछे की बात समझ चुकी थी। सुशांत समर के पास रुकता है। बाकी सभी अपने अपने घर जाते हैं। लोट्स विला। अयान नैना के बेडरूम में। रात हो चुकी थी। वो दोनों बेडरूम में ही डिनर करते हैं और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। नैना अयान पर लेटी हुई थी। अयान का एक हाथ नैना के बालों में घुमा रहा था और दूसरा हाथ नैना की बैंडेज पर घूम रहा था। वो अपने मन में, वाइफी तुम्हारी प्रोटेक्शन करने का वादा किया था पर देखो फिर भी तुम्हें चोट लगी। वो कामिना मार गया वरना उसकी हालत ऐसी करता को अपने जिंदा होने पर उसे पछतावा होता उसे। उद्धरण चिन्ह। नैना अयान की बाहों में कल कुछ फुराफती करने का सोच सो जाती है आराम से। अगली सुबह अयान नैना समर से मिलने जाते हैं। नैना ने समर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। प्रिंस भी उनके साथ था। उसने बहुत जिद की थी उनके साथ आने की। उसे अपने भाई की बहुत टेंशन हो रही थी। हॉस्पिटल में उनके आने के बाद सुशांत अयान ने जो कपड़े ले थे उन्हें लेकर उस वीआईपी वार्ड के बाथरूम में जाता है फ्रेश होने। नैना समर के पास बैठती हैं और प्रिंस समर को गले लगाकर, भाई आप ठीक हो? आपको कहीं दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अरे छोटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। समर प्रिंस को शांत और नॉर्मल करने के लिए बोला।
वही नैना अयान की मदद से बेड को एडजस्ट करती हैं और उसे बिठाकर उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर, भाई देखो आपके लिए स्पेशल सूप और दलिया बनाकर लाई है नानू। उद्धरण चिन्ह। दलिया का नाम सुन समर मुंह बनाकर, दलिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर अपने एक्सप्रेशन ठीक कर स्माइल करते हुए, पर मेरी बहन ने ये बनाया है तो जरूर बहुत टेस्टी ही होगा। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सही भाई, नानू के हाथ का बना खाना बेस्ट ही होता है। नैना खुद की तारीफ करते हुए। समर फिर दलिया खाने लगता है। उसके लेफ्ट कंधे ने चोट लगी थी, वो आराम से राइट हैंड से खा रहा था। नैना बाकी सभी के लिए भी ब्रेकफास्ट लाई थी। सुशांत के फ्रेश हो जाने के बाद वो चारों भी ब्रेकफास्ट करते हैं। प्रिंस को अब स्कूल, क्योंकि आज उसके प्रीलिम्स थे। 10th है उसका इस बार, इसलिए उसका आज जाना भी जरूरी था। नैना के आज लेट लेक्चर थे। प्रिंस समर को बाय बोल ड्राइवर के साथ स्कूल जाता है। वही सुशांत और समर कुछ बात करने बाहर जाते हैं। वार्ड में जब समर और नैना अकेले थे, तो नैना समर से, भाई आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, जो मुझे बचाने के लिए अंशी के सामने भी आ गए। उद्धरण चिन्ह। समर को उसकी बात समझ नहीं आती, वो उससे, क्या कह रही हो रुक एंजल। उद्धरण चिन्ह। भाई देखो नानू को बातें गोल गोल घुमाना नहीं आता है, इसलिए सीधे सीधे कहेगी आप अंशी को पसंद करते हो ना। नैना के ये डायरेक्टली पूछने पर समर नजरें चुराने लगता है। भाई बोलो, अगर नहीं करते हो पसंद तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जो अंशी को बहुत पसंद करता है, उसे बोल देती हूँ, उसके लिए रास्ता साफ है। उसकी बात सुन समर जल्दी हड़बड़ाहट के साथ, नहीं मैं अंशी के प्यार करता हूँ, तुम कुछ नहीं कहोगी उससे। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 157 रिश्ते की बात। अब तक आपने पढ़ा कि नैना ने आखिरकार समर से अंशी के लिए प्यार का इजहार कबूल करवा लिया था। नैना समर की तरफ देख चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ, भाई आप सच में अंशी से प्यार करते हैं। नानू ये जान बहुत खुश है। उद्धरण चिन्ह। समर ये सुन ब्लश करने लगता है। नैना आगे कहती है, भाई आप सच में अंशी से प्यार करते हैं न, तो हम न जल्दी से अंशी के घर जाकर आपने और उसके रिश्ते की बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। पर एंजल ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, अंशी के दिल की बात भी हम नहीं जानते हैं। तो कैसे? समर अपने दूसरे हाथ के नाखून चबाते हुए। नैना समर को नाखून चबाने से रोकते हुए, भाई रिलैक्स नानू सब संभाल लेगी। उद्धरण चिन्ह। वही अयान और सुशांत उस फ्लो के सबसे शांत कोने में आ जाते हैं। दोनों जैसे ही एक दूसरे के सामने खड़े थे, अयान सुशांत को देख उससे, कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। हाँ सॉरी सर, मुझे सिर्फ इनको नहीं मारना चाहिए था, आप चाहे तो मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हो। सुशांत अपना सिर झुकाए हुए बोला। अयान उससे, रिलैक्स, कोई बात नहीं, उसे मरना ही था, पर तुम्हारे हाथों से मरे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई और बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। क्या सर? सुशांत कंफ्यूज होकर, उसे समझ नहीं आ रहा था, अयान को और क्या बात करनी होगी उससे। अयान उससे, सिर्फ तो नहीं रहा, पर अब भी कुछ खतरा है, तुम्हें सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी। इस बार कोई गलती हुई तो इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी तुम सभी को। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ इस बार। उद्धरण चिन्ह। बॉस इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने दूंगा, इस बार मैं खुद हर सेकंड सुपरवाइज करूंगा सभी को। सुशांत की बात पूरी होने के बाद वो दोनों वापस अब वार्ड में आते हैं। नैना और समर की बातें बंद हो चुकी थी, पर नैना के दिमाग के घोड़े अब फुल स्पीड में दौड़ रहे थे। वो अंशी और समर को मिलाने के लिए आइडिया सोच रही थी। अयान वार्ड में आकर समर का हाल चाल लेकर उसे डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर जाता है। घर पहुंच सब नॉर्मल हो जाता है। वही प्रिंस स्कूल से निकल चुका था। एग्जाम देने के बाद वो अपने फोन पर अपने हब्बी के साथ चैटिंग कर रहा था। प्रिंस अपने हब्बी से, हब्बी तुम्हें पता है मेरे समर भाई को आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, और मेरे प्रीलिम्स भी खत्म हो चुके हैं, क्या आप कल मुझसे मिलेंगे? उद्धरण चिन्ह। सामने से रिप्लाई आता है, जरूर कल रात को, हम अभी सबके सामने नहीं मिल सकते हैं क्योंकि तुम अभी अंडरएज हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ पता है कल रात को मिलते हैं। प्रिंस मैसेज सेंड कर स्माइल करने लगता है। फिर उन दोनों के बीच चैटिंग होती रहती है जब तक वो लोर्ड्स विला नहीं पहुंच गए। कुछ दिन बीते, समर का हाथ अब थोड़ा ठीक हो चुका था। नैना ने उसे ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां मंगवाई शौर्य से। आज घर में बहुत सारी तैयारियां चल रही थी। नैना अपने रूम में तैयार हो रही थी, उसने साड़ी पहनी थी आज।
अयान उसके बालों का जुड़ा बना रहा था। नैना अयान से, आयु सराय तैयारी तो अच्छे से हो गई है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ वाइफी, जैसा तुमने कहा वैसे ही सब तैयार हैं। अयान उसका जुड़ा सेट कर उसको फाइनल टच देते हुए। आयु अब जा देखो समर भाई रेडी हुए कि नहीं। नानू एक बार वापस जाकर सब अच्छे से चेक करेगी। नैना अपने आप को आईने में देखती हैं। अयान हाँ में सिर हिलाता है। और वो उठ समर के रूम में जाता है। और नैना नीचे हॉल में आती हैं। दादाजी अपने कमरे से आते हैं। वो नैना के पास आकर उससे, बेटा तुम इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू दादाजी, आप भी इस कुर्ते में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नैना उनकी तारीफ करती हैं। जिस पर दादाजी हंस देते हैं। फिर वो नैना से, बेटा अंशी के परिवार वालों से एक बार मिल चुका हूँ। और अंशी की माँ जब हमारे साथ रही थी उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा था। आज उनसे मिलकर आते हैं फिर पता चलेगा उन्हें हम कैसे लगे और हमारा समर भी। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ ने सिर हिलाते हुए, हाँ दादाजी। और नानू बहुत एक्साइटेड भी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नानू किसी के लिए लड़की देखने जा रही हैं। उद्धरण चिन्ह। बेटा मेरे लिए भी पहली बार ही है। अयान की माँ की भी लव मैरिज थी। मेरी दोस्त की बेटी थी। इसलिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। पर इस बार सब नया है मेरे लिए भी। दादाजी और नैना बात कर रहे थे। तभी बाकी सभी नीचे आ जाते हैं। प्रिंस और सुशांत साथ में और समर और अयान एक साथ। नीचे आने के बाद सभी जाकर कार में बैठ जाते हैं। आज सभी एक ही कार में जाने वाले थे। जो 7 सीटर थी। सुशांत कार ड्राइव कर रहा था। दादाजी उसके बगल में, फिर पीछे समर, अयान और नैना और सबसे पीछे अकेला प्रिंस। अब कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं नहीं बताती हूं ना। जब समर रिकवर कर रहा था उस टाइम में नैना ने पहले अपने फैमिली में समर और अंशी के रिश्ते की बात की, फिर अंशी के पेरेंट्स से दादाजी को बात करवाते हैं। अंशी के पेरेंट्स को भी मायने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंशुल की शादी हो चुकी है। और सामने से अंशी के लिए इतना अच्छा रिश्ते आए तो उन्हें एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं था। अंशी को भी इस बारे में पता चला तो वो कुछ अलग ही फील रही थी, जैसे एक लड़की फील करते हैं अपने रिश्ते की बात सुन। शादी के ख्याल सोच उसके पेट में बटरफ्लाई फील हो रही थी। अंशी के घर, अंशी के रूम में सोना उसे तैयार करते हुए उसे छेड़ते हुए, मेरी प्यारी क्यूट एक लौटी नंद को देखने वाले आज लड़के वाले आ रहे हैं। और ये सोच कि तुम्हारा चेहरा बिना ब्लश लगाते गुलाबी दिख रहा है। उद्धरण चिन्ह। अंशी उसके हाथ पर मार, मुझे छेड़ना बंद करो समझी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। सोना स्माइल कर बोली। अंशी ने आज अनारकली सूट पहना हुआ था। साथ ही कानों में चांद बालियां पहनी हुई थी। होठों पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल, और कोई मेकअप नहीं किया था। सोना उसे तैयार कर किचन में जाती है अपने सासू माँ की मदद करने, जो सभी के लिए खाने के लिए स्नैक्स बना रही थी। कुछ देर बाद सुशांत अंशी के बिल्डिंग के पार्किंग में कार पार्क करता है। और सभी एक साथ अंशी के घर की तरफ जाते हैं। अंशी के घर के बाहर पहुंच नैना बेल रिंग करती हैं। अंशुल दरवाजा खोलता है। चैप्टर 158 सॉरी। सुशांत कुछ देर देखता है पर फिर उसे नींद आ जाती है। उसी वक्त उसके दरवाजे से कोई झांकता है। उस इंसान के होठों पर एक स्माइल थे, वो इंसान अपनी माइंड में, इस बार 2 कदम आगे हूं तुमसे। उद्धरण चिन्ह। और वो फिर वहां से निकल चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं नॉर्मल। इन दिनों में नैना ने अयान के होटल की लोकेशन और कंस्ट्रक्शन का नाम देख डिजाइनिंग का काम आधे से ज्यादा खत्म कर दिया था। निहाल और हनी की फौज पर बातें और मिलना शुरू हो चुका था पहले की तरह। मनीषा और मयंक भी दोस्त की तरह आराम से रह रहे थे। वही अंशुल और सोना के बीच अब पहले की तरह नोक झोंक शुरू हो चुकी थी। पर अकेले में दोनों की कोई बात नहीं होती। एक नई सुबह होती है और आज है 7 फेब यानी रोज डे। नैना अंगड़ाई लेते हुए उठती हैं। और अपने आसपास अयान को ढूंढती हैं। पर वो वहां नहीं था। जब तक उसके पैर पर बैंडेज थी वो उसके साथ की रहता, पर जैसे ही कल उसकी बैंडेज खुली और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अयान काम का कहकर बाहर चला गया और डायरेक्ट रात में गया। उसे सुबह उठ आंखें खोलती ही अयान का हैंडसम फेस देखना अच्छा लगता था। पर उसे वहां न देख वो पाउट करती हैं। और अयान को कॉल करने के लिए जैसे ही साइड टेबल की तरफ मुड़ती है वहां उसे कलरफुल रोजेस का बुके दिखता है। जिसे वो हाथ में लेती हैं। और उसकी स्मेल लेने के बाद उसके होठों पर बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती हैं।
और वो बुके को अपने हाथ में पकड़े हुए बेड पर खड़ी होकर कूदने लगती हैं। तभी उसके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन लेकर ओपन करती हैं और देखती है अयान का मैसेज था। वो मैसेज रीड करने लगती हैं। गुड मॉर्निंग वाइफी, तुम मेरा मैसेज पढ़ रही हो, यानी अब तक तुम्हारा नींद खुल चुकी होगी और रोज बुके देख एक्साइटमेंट में बेड पर कूद रही हो। तो अभी कूदना बंद करो और शावर लेकर तैयार हो जाओ। ड्रेस में निकल बाथरूम में रख दी है और बाकी एक्सेसरीज एंड फुटवियर क्लोजेट रूम में ड्रेसिंग टेबल पर और उसके पास हैं। जल्दी से टायर होकर नीचे आ जाओ और बहुत सारे सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आई लव यू एंड हैप्पी रोज डे। उद्धरण चिन्ह। ये मैसेज रीड कर नैना का दिल जैसे गार्डन गार्डन हो जाता है। वो एक बार उस रोज बुके और किस करती हैं और बाथरूम में जाकर सबसे पहले ब्रश करती हैं और फिर उसकी नज़र बाथटब पर जाती हैं जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ था और गुलाब के पेटल फ्लोट कर रहे थे। नैना ये देख अपने गालों पर हाथ रख, हाउ रोमांटिक नानूज हबी इज। अब भाई नैना बोल रही है तो वो माइन की जगह नानू ही बोलेगी ना। कोष्टक। फिर वो अपने कपड़े निकाल उसे बाथटब में बैठ जाती हैं और कुछ देर पानी में खेलने के बाद वो बाथटब से बाहर निकल खुद को टॉवल से पोंछ वो ड्रेस पहनती है जो अयान ने उसके लिए निकली थी। वो उस ड्रेस को देख थोड़ी हैरान रह जाती हैं क्योंकि अयान ने उसके लिए अनारकली सूट निकल हुआ था जो फ्लोरल डिजाइन का था। इमेजिन कमेंट। अनारकली इसलिए क्योंकि अयान को नैना वेस्टर्न से ज्यादा इंडियन में पसंद हैं। वो उसे पहनती हैं और क्लोजेट रूम में आती हैं। वहां उसके लिए झुमका, बिंदी, बैंगल्स और फुटवियर सब आउटफिट से मैचिंग थे। वो पूरी तैयार होकर वो बिंदी लगाती है और खुद को आईने में देख, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इतनी खूबसूरत लोग हो। दैट्स नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। फिर मिरर में देख एक फ्लाइंग किस बाहर जैसे ही जाने वाली थी उसकी नज़र दुपट्टे पर पड़ती हैं और उसे देख मुंह बनाकर, अब इसे पिन अप कौन करेगा। आयु भी नीचे है। उद्धरण चिन्ह। और कुछ सेकंड उस दुपट्टे को घूर उसे अपने एक कंधे पर ऐसे ही बिना पिन के सेट पर खुद से, अभी के लिए ठीक है बाद में आयु पिन अप कर देगे इसे। उद्धरण चिन्ह। वो एक बार खुद को वापस मिरर में देख वहां से निकल जाती हैं। वो फुटवियर पहनना ही भूल गई थी खुद को निहारने के चक्कर में। पर छोड़ो, वो अपने रूम का दरवाजा खोल जैसे ही अपना पहला कदम बाहर रखती हैं उसे अपने पैरों ने नीचे फ्लो की जगह कुछ बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो जाता है। वो अपने दुपट्टे से नजर हटाकर नीचे देखता है। वहां उसे रोज पेतल दिखते हैं। उसके लिए अयान ने रोज पेतल बिछाए थे। वो आगे बढ़ने लगती हैं। वैसे रोज पेतल लिफ्ट तक थे। नैना ये देख अपने फीलिंग, खुशी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो लिफ्ट से बाहर आती है और देखती है लिफ्ट से डाइनिंग एरिया तक भी रोज पेतल बिछे हुए थे। वो डाइनिंग एरिया तक आती हैं। डाइनिंग एरिया। नैना जैसे ही वहां आए प्रिंस, समर, सुशांत और रोबिन चारों उसे देते हैं और कहते हैं, ब्यूटीफुल रोज फॉर ब्यूटीफुल नैना फ्रॉम हर हैंडसम हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह। हर रोज लेते हुए उसके चेहरे की स्माइल बड़ी होती जा रही थी। तभी एक एक में थे और उसे एक एक देकर साइड हटते गए और लास्ट में अयान खड़ा था उसकी तरफ पीठ किए हुए। नैना उसके पास पहुंच उसके शोल्डर पर टैप करती हैं। अयान उसकी तरफ मुड़ता है। उसके हाथ में बड़ा सा रेड रोजेस का बुके थे। वो नैना के सामने उन्हें लेकर घुटने पर बैठ जाता है और उसकी तरफ बुके बढ़ाकर बोलना स्टार्ट करता है, माई वन एंड ओनली ब्यूटिफुल क्यूट प्रिटी एंड हॉट वाइफ, इवन दो दिस बंच ऑफ रेड रोजेस इज प्रिटी एंड फ्रेग्रेंट, योर ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल। हैप्पी रोज डे डार्लिंग वाइफ। उद्धरण चिन्ह। अयान के मुंह से वो सब सुन नैना के गाल और कान दोनों लाल हो जाता है जिससे वो और ज्यादा एडोरेबल लग रही थी। नैना उसके हाथ से बुके लेकर उसके खड़े होने के बाद उसके फोरहेड पर किस कर बोली, यू नॉट ओनली मेक नानू लाइफ डेयरिंग एंड रोमांटिक बट ऑल्सो मेक नानूज हार्ट बीट फास्टर। नानू विश यू अ हैप्पी रोज डे, माई लविंग एंड हैंडसम हस्बैंड आर यू। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों ही एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और ये सुन समर मजाक करते हुए, भाई और एंजल आप दोनों को इतनी रोमांटिक बातें हमारे सामने कर हम उतना सिंगल फील करवाने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हम सिंगल हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सभी हंस देते हैं और सभी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हुए नैना अयान से, आयो आपको पता है नानू ने सिर्फ रोमांटिक नॉवेल्स में ही आज तक पढ़ा था कि मेल लीड फीमेल लीड के लिए ऐसे रोजेस से सरप्राइज प्लान करता है। नानू ना आपके इस सरप्राइज से बहुत ही ज्यादा खुश हैं।
पर आपको ना ऐसे रोज वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। नानू सिर्फ एक रोज बुके से भी बहुत खुश हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान के कुछ कहने से कहने समर बोलता है, एंजल तुम ना भाई को ओवर एस्टिमेट कर लिया। जो रोज पेटल बिछी है फ्लो पर, वो सभी आर्टिफिशियल है क्योंकि भाई बिल्कुल भी उन नोवेल्स वाले सीईओ को तरह चीजों और पैसों का यूजलेस इस्तेमाल करने वाले सीईओ नहीं है। ये सुन अयान उसे बहुत बुरी तरह से घूरने लगता है, जिससे डरकर समर अपना सिर झुका लेता है। वही नैना समर की बात सुन, अच्छा हुआ वो सब आर्टिफिशियल हैं। हम ना उन्हें वापस नेक्स्ट टाइम सरप्राइज के लिए यूज कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अयान हाँ में सिर हिला देता है। ब्रेकफास्ट के बाद नैना ठीक हो चुकी थी तो वो आज अंशुल का मैच देखने जाने वाली थी। अयान उसे छोड़ने आने वाला था, क्योंकि मैच आफ्टरनून में था। दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। अयान ड्राइव कर रहा था। नैना पैसेंजर प्रिंसेस बनी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। जब सनलाइट उसकी आंखों पर चुभने लगती है, तो वो अपने सामने वाला सनविजर खुलती हैं, और वो खुलते ही उसमें रही हुई गुलाब की पंखुड़ियां नैना पर गिरती हैं, जिससे उसके चेहरे पर एक शाय स्माइल आ जाती है। वो अयान को देख, थैंक यू सो मच आयु इतने सारे सरप्राइज के लिए। उद्धरण चिन्ह। एनीथिंग फॉर यू। अयान उसे देख एक स्माइल देता है। यूनिवर्सिटी कुछ देर में आ जाती है। नैना उसे क्विक लिप किस देकर वहां से बाय कहकर चली जाती हैं, और अयान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज फुटबॉल मैच था बॉयज का, जिसमें अंशुल, मयंक, रोहन, रोहित और सूर्या सभी थे। इसलिए मयंक और मनीषा आज यूनिवर्सिटी जा रहे थे। मयंक के माइंड में दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि आज रोज डे है, पर मनीषा को याद था। पर वो उसे रेड रोज देकर अपनी सिचुएशन नहीं बिगड़ना नहीं चाहती थी जो इतनी मुश्किल थी नॉर्मल हुई थी उन दोनों के बीच। तो वो डिसाइड करती है वो मयंक के लिए येलो रोज खरीदेगी। वही मयंक के पापा को अंदाजा हो चुका था कि मयंक को याद नहीं है रोज डे के बारे में, तो वो उसे अपने पास बुलाती हैं। मयंक उनसे, क्या हुआ पापा? उद्धरण चिन्ह। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर एक बात बता, तेरी और मनीषा बेटा की लव मैरिज ही है ना? मयंक अपने पापा के सवाल से हैरान हो जाता है, और हकलाते हुए, हाँ है पापा, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वो इसलिए क्योंकि अगर तू मनीषा से प्यार करता है, तो तू आज का दिन कैसे भूल सकता है? आज रोज डे है और तूने अब तक मनीषा को कोई रोज नहीं दिया है। मयंक के पापा जैसे ही बोले, मयंक अपने मन में, ओ शिट, पापा को ये कैसे याद है? जल्दी कोई बहाना बनाना होगा। उद्धरण चिन्ह। पापा याद है मुझे, पर ज्यादा रोज लाता तो वो मुरझा जाता ना। इसलिए मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी जाते हुए जैसे मैं उसके लिए फ्रेश रोज बुके खरीद लूंगा और उसे दे दूंगा। मयंक की बात सुन उसके पापा हाँ में सिर हिलाकर उससे, ठीक है, पर तुझे याद रखना चाहिए, तुम्हारे शादी हो गई है, वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ तुम्हारे साथ आई है, तो तुम्हें उसे बीच बीच में गिफ्ट और सरप्राइज देते रहना चाहिए जिससे उसे स्पेशल और अच्छा फील हो। उद्धरण चिन्ह। मयंक के पापा कहता है, और कार में पास आता है। मनीषा कार के पास खड़ी उसका वेट कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि हर 2 महीने में उनकी सारी कार सर्विस के लिए जाती हैं। बस 3 कार उनके लिए रहती हैं। इस बार भी थी, पर पता नहीं कैसे मनीषा की कार के 2 टायर पंक्चर हो गए सुबह ही। एक कार उसके पापा लेकर ऑफिस जाने वाले था, और बची एक जिसमें अब दोनों को साथ में जाना था। मयंक कार अनलॉक करता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। मयंक कार आगे बढ़ा देता है। मनीषा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मयंक से कहे ही वो फ्लावर शॉप के पास कार रुक उसे रोज खरीदना है। और लास्ट में ये फिक्स करती है कि यूनिवर्सिटी पहुंच वो यूनिवर्सिटी के पास वाले फ्लावर शॉप से रोज खरीद लेगी और मयंक को देगी। वही ऐसा ही हाल मयंक का भी था, वो भी कंफ्यूज था कि वो मनीष को रोज दे या नहीं। मयंक अपनी सोच में घूम होते हुए भी फ्लावर शॉप के सामने कार रोक देता है, और मनीषा के कुछ पूछने से पहले ही वो कार से बाहर निकल जाता है, और फ्लावर शॉप में जाकर वो कौन सा रोज ले कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी नज़र वहां लगाए हुए चार्ट पर जाता है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रोज के मीनिंग लिखे हुए थे, जिसे पढ़ वो डार्क पिंक एंड येलो रोज का बुके लेकर वापस कार में आता है। कार में बैठी हुई मनीषा सिर्फ उसके जाति में बुके देख सकती थी, कौन से रोज का है ये नहीं। रेड रोज का ख्याल उसके मन में आता है और उसे अपने पेट में बटरफ्लाई फील होती हैं। मयंक कार में आकर बैठता है,
और मनीषा को वो बुके देता है। रेड रोज की उम्मीद लगाई हुई मनीषा जब पिंक एंड येलो रोज देखती है उसका थोड़ा का बुरा लगता है, पर खुद को ये सोच चीयर करती है मयंक ने उसे कम से कम रोज बुके तो दिया। वो उसे थैंक यू कहती हैं। और मयंक कार को यूनिवर्सिटी बढ़ा देता है। यूनिवर्सिटी में अंशी, सोना और अंशुल ऑलरेडी आ चुके थे। अंशुल चेंजिंग रूम में था। अंशी और सोना सीट पर बैठी हुई थी और एक सीट नैना के लिए बचाकर रखी हुई थी। नैना फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच स्टेडियम में नजरें घुमाकर कॉल पर अंशी से, कहाँ बैठे हो तुम दोनों? नानू स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉल हम लेफ्ट साइड की थर्ड रो में हैं। अंशी की बात सुन नैना ओके कहकर कॉल रखती हैं। नैना फिर उनके पास जाकर बैठ जाती हैं। रिया और मनीषा भी उनके पास ही बैठी हुई थी। रिया के हाथ में अभी भी प्लास्टर था और तभी धीरे धीरे हाथ रिकवर हो रहा था। मैच स्टार्ट होता है और जब जब उनकी टीम गोल करती पांचों लड़कियां उठ चिल्लाते हुए उन्हें चीयर करती। और जब लास्ट में उनकी टीम जीत गई, पांच स्टेडियम में खड़ी खड़ी डांस कर रही थी। रिया, अंशी और मनीषा वाटर बॉटल के साथ बॉरज के पास जाती हैं। वो एक टीम में ही खड़े थे। वो पांच पानी पीते हैं। तभी कुछ लड़कियों का ग्रुप उनके पास जाता है और पांचों बॉरज को 3 से 4 रेड रोज देती हैं। पर रोहित के पास रोज देख रिया उसके पास आकर उसके हाथ से रोजेस छीन गुस्से में उससे, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुम बाकी लड़कियां से रोज कैसे ले सकते हो? उद्धरण चिन्ह। बेबी मैंने नहीं लिया, वो खूबसूरत लड़कियां बड़े आयात से मुझे थमाकर चली गई। रोहित रिया के सामने बहुत ही मासूम बन। वही रिया अपनी आंखें छोटी कर, खूबसूरत लड़कियां। उद्धरण चिन्ह। और फिर रोहित आगे भाग रहा था और रिया उसके पीछे उसे मारने के लिए। वही सोना और मनीषा भी अंशुल और मयंक के हाथ में पकड़े हुए रोज को घूर जा रही थी। अब भाई वो रिया की तरह हक जमाते हुए उनके पास से रोज छीन नहीं सकती थी। वो बस उन्हें देख सकती थी। चैप्टर 159 नैना फंस गई नाना जी और दादाजी के बीच। अंशुल डोरबेल रिंग होने पर आकर दरवाजा खोलता है और नैना और उसकी फैमिली को देख उनका वेलकम करता है और अंदर सोफा पर बिठाता है। अंशी के मम्मी पापा के उनके बैठने के बाद आकर बैठ जाते हैं। सोना सभी के लिए पानी लेकर आती हैं। पानी पीने के बाद वो सभी बातें करने लगते हैं। फिर वो लोग अंशी को बुलाते हैं, जिसे लेकर सोना आती हैं। प्रिंस हनी के घर जा चुका था क्योंकि वो यहाँ इनकी बातों में बोर ही होने वाला था। दादाजी अंशी से कुछ देर बातें करते हैं, उन्हें अंशी पहले से ही पसंद थी। फिर अंशी और समर को अकेले बात करने भेज देते हैं, क्योंकि दादाजी को अंशी और अंशी के मम्मी पापा और समर पसंद ही था। दोनों उठ अंशी के रूम में जाते हैं। वही बाहर सोना सभी को स्नैक्स और चाय सर्व करती हैं, जिसमें नैना भी उसकी मदद करती हैं। वो आगे की बातें करने लगते हैं। अगर वो दोनों भी हाँ कह दे कैसे सारे फंक्शन प्लान करने हैं। अंशी के रूम में दोनों बेड पर बैठे हुए थे। अंशी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, पर समर घर से ठान कर आया था कि वो अंशी के हाँ या ना कहने से पहले उसने अपने दिल ही बात बता दे। वो कहना शुरू करता है, अंशी आई नो तुम नर्वस होगी इस वक्त, बट ये रिश्ता हो या ना हो उससे पहले मैं तुम्हें अपने दिल ही बात बताना चाहता हूँ। आई लव यू। लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हुआ मुझे, पर हर दिन तुम्हें देख और तुम्हारे बारे में जान मैं तुमसे प्यार करने लगा। जैसे ही तुम्हें बताने आने वाला था, मैं देखा तुम वरुण के सत्य मुझसे ज्यादा क्लोज थी और मुझे गलत फहमी हो गई कि वरुण और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। पर वरुण के एंगेजमेंट की न्यूज़ सुन मुझे रिलीज हुआ वो सब मेरी गलत फहमी थी। मैं तुम्हें अपने दिल की बात करने के लिए कुछ अच्छा प्लान करना चाहता था, पर किडनैपिंग हो गई। मैं बहुत डर गया था तब, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहता। तुम्हें सेफ देख जैसे ही रिलीफ हुआ था, पर तभी उस सिफिन ने नैना को शूट करने की कोशिश की। तुम्हें उसके लिए अपनी जान की परवाह न करते देख मुझे अच्छा भी लगा, पर एक धड़कने भी रुक गई और मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बात रहा कि तुम इमोशनल होकर रिश्ते के लिए हाँ कहो, बस मेरी दिल की बात तुम्हें बता चाहता हूँ। तुम्हारा जवाब हाँ हो या ना, मैं तुम्हारे हर जवाब की रिस्पेक्ट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो शांत हो जाता है और अंशी के कुछ बोलने का वेट करता है, पर अंशी उसकी बात सुन कहीं खो चुकी थी। समर कुछ देर वेट करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं पता उसकी तरफ से। वो उसके सामने चुटकी बजाता है, जिससे अंशी होश में आती है अपने। समर उससे, तुम्हें कुछ पूछना या कहना है?
उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। अंशी ने ये कहा ही था। तभी सोना उन्हें बाहर बुलाने आती हैं। दोनों की बातें खत्म हो चुकी थी। समर पहले बाहर जाता है और सोना अंशी का जवाब जानने के लिए वही रुकती हैं। समर हॉल में जाकर बैठता है। दादाजी उसका जवाब तो जानते ही थे और अंशी के परिवार वाले भी ये बात जानते थे कि समर अंशी से प्यार करता है। वो अंशी के जवाब का वेट कर रहे थे। अंशी के रूम में सोना अंशी से पूछती है, तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या है। उद्धरण चिन्ह। अंशी को हाँ कहने में शर्म आ रही थी। समर उसका प्यार तो नहीं पर क्रश जरूर था, इसलिए उसके पास ना कहने का कोई रीजन था ही नहीं। वो अपना चेहरा नीचे किए हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। सोना उसका जवाब जान खुशी के मारे गले लगाकर गोल गोल घुमाने लगती हैं। अंशी कुछ देर बाद उसे रोकती हैं। सोना बाहर जाकर सभी को अंशी का जवाब बताती हैं, जिससे सभी बाबित खुश हो जाते हैं। सोना सभी का मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लेकर आती हैं। सबका मुंह मीठा होने के बाद अनाही रूम से बाहर आती है और दादाजी का आशीर्वाद लेती हैं। दादाजी उसे आशीर्वाद देते हुए, हमेशा खुश रहो बेटा। उद्धरण चिन्ह। और फिर आगे, मुझसे ज्यादा इस दुनिया आज और कोई खुश नहीं होगा। मुझे आज मेरी दूसरी पोता बहू और मेरी दूसरी पोती मिल गई। मेरी दोनों पोती बहुत ही प्यारी हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी के चेहरों पर स्माइल आ जाती हैं। कुछ देर वो और बातें करते हैं और फिक्स करते हैं कि कल ही लोर्ड्स विला में पंडित जी को बुलाकर शादी और बाकी रस्मों के लिए मुहूर्त और तारीख निकलवा ली जाए। अंशी के मम्मी पापा को हुई इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो भी कल अपने पंडित जी के साथ लोर्ड्स विला में जाने का सोचते हैं, जिसे दोनों बच्चों की कुंडली मिलवा दी जाए और शादी और रस्मों की तारीख फिक्स हो जाए। फिर लंच कर नैना अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल जाती हैं। लाइट विला पहुंच वो रिया को ये सारी बातें बता देती हैं। आखिर उसे अपनी बड़ी बहन माना था उसने, और रिया के जरिए बाकी ग्रुप मेंबर को भी ये पता चल गया। नैना फिर शौर्य के पास जाती हैं। शौर्य उसे वहां देख उससे, आप यहाँ कैसे? क्या आप अभी परी लोक चलना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। नहीं शौर्य, अगर नानू अभी माँ के पास गई तो नानू को वहां कुछ दिन तो रुकना ही होगा, और ये पॉसिबल नहीं है। कल कुंडली मिलवाई जाने वाली है समर भाई और अंशी की। जैसे ही सगाई की तारीख निकलती हैं, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शौर्य भी हाँ में अपनी चेहरा हिलाता है। नैना फिर वापस घर में जाती हैं और देखता है दादाजी हॉल में बैठे पंडित जी से कॉल पर बातें कर रहे थे। दादाजी की बात पूरी होने के बाद नैना उनसे, दादू क्या बात हुई पंडित जी से? उद्धरण चिन्ह। पंडित जी कल सुबह 10 बजे आ जाएंगे। दादाजी बोले। ठीक है, तो नानू उन्हें अंशी के मॉम डैड कॉल कर ये बता देती हैं। नैना ये बोल अंशी के डैड को कॉल करती हैं, क्योंकि दादाजी इतने देर बाहर जाकर अब तक चुके थे और उनके गले में भी थोड़ी खराश हो रही थी। अंशी के डैड को मिलने का टाइम बताकर वो जैसे ही कॉल रखती है उसे नाना जी हॉल में आते हुए दिखते हैं। उनकी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वो अंशी के घर उनके साथ नहीं आए थे, पर वो अब सब कुछ जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। नैना उनके बैठने के बाद एक नौकर से उनके लिए पानी मंगवाती हैं और नाना जी की सारी बात जानने की एक्साइटमेंट देख वो जल्दी से सारी बातें बता देती हैं। नाना जी ये सुन खुश होते हुए, और वह यान की शादी में तो मैं मौजूद नहीं था, पर समर की शादी की एक रस्म मैं मिस नहीं करूंगा। आज से सारे काम जल्दी से खत्म कर मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो आर्मी क्वार्टर में रहते हैं। वही दादाजी उसे ताना देने का ये मौका कैसे छोड़ सकते थे। वो मुंह बनाकर उन्हें, देख तुझे तो बस बहाना चाहिए कब उस क्वार्टर से निकल यहाँ आकर मेरा दिमाग खा सके, पर मेरे पोते की शादी है तो मैं तुम्हें झेल ही लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना जी भी कहाँ पीछे रहते, वो इन सब में नैना को बीच में लाते हुए, यहाँ तेरे लिए नहीं नैना बिटिया के लिए आता हूँ। वो मेरे जैसे खूस बूढ़े के सतह रहकर पक गई होगी। मैं यहाँ रहकर उसे रोज कुछ नया बताऊंगा जिसे सुनने में उसे बहुत मजा आएगा। सही कहा ना बेटा, तुम्हें मजा आएगा ना? उद्धरण चिन्ह। नैना अब कंफ्यूज हो जाती हैं। अगर वो हाँ कहेगी तो डैड जी नाराज हो जाएंगे और ना कहा तो नाना जी। चैप्टर 160 सगाई और शादी की डेट। नैना को बचने का रास्ता ढूंढ ही रही थी, तभी उसे वहां अयान आता दिखता है।
नीचे आते हुए अयान की नज़र जब नैना के चेहरे पर जाती है जो उसकी मदद मांग रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो नाना जी और दादाजी के बीच का टॉपिक बदलने के लिए बोला, वाइफी में हम दोनों के लिए कपड़े तैयार करवा दिए हैं कल के लिए। उद्धरण चिन्ह। कपड़े ही बात आते ही दादाजी और नाना जी को याद आता है उन्हें भी कल के लिए कपड़े चूज करने हैं। दादाजी बोले, मुझे जल्दी जाकर देखना होगा मेरे पास कुछ है या नहीं कल पहनने के लिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे भी जल्दी से नए कपड़े खरीदने होंगे कल के लिए। ये बोल फिर वो नैना की तरफ देखते हैं। और ठीक उसी वक्त दादाजी भी। नैना दोनों की नज़रें एक साथ अपने ऊपर देख समझ गई कि वो एक और मुसीबत में पड़ने वाली हैं। नैना जी और दादाजी एक साथ, बेटा तुम मेरी मदद कर दो। नैना का मुंह अब बिल्कुल रोने जैसे हो जाता है। वही नाना जी और दादाजी एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अयान अपनी वाइफी को परेशान होते कैसे देख सकता था। दादाजी और नाना जी थे तो बहुत मैच्योर पर एक दूसरे से बिल्कुल बच्चों की तरह झगड़ते हैं। अयान उनके पास आकर, मैंने सभी के लिए एक जैसे कपड़े सेलेक्ट किए हैं, इसलिए आप दोनों को ही वाइफी के मदद की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो नैना के पास बैठ उसकी कमर को पकड़ अपनी गोद में बिठा लेता है उसे। ये वो हर रोज करता था जिससे दादाजी को इसकी आदत थी, पर नाना जी वो अयान को डांटते हुए, अयान छोटे बड़े का तो लिहाज कर लिया करो तुम। यहाँ हम दोनों बैठे हुए हैं तो ऐसे नैना को अपनी गोद में कैसे बिठा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अयान को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, पर नैना को ऐसा लगता है कि नैना जी गुस्सा हो रहे हैं। वो अयान की गोद से उठने लगती है पर अयान कहाँ उसे उठने देने वाला था। उल्टा को नैना जी से बोला, नाना जी अगर आपको अपने परनातिन के साथ खेलना है तो हमें इतना क्लोज तो होना होगा ना। उद्धरण चिन्ह। अयान की ये बात सुन नाना जी हाँ में सिर हिलाते हैं। पर नैना शर्म से लाल हो चुकी थी। उसी अयान की ऐसी बातें सुन ही शर्म आती थी। वो अयान के चेस्ट पर हल्के से मार उसके चेस्ट पर अपना चेहरा शर्म से छुपा देती हैं। अगले दिन सुबह पंडित जी आ जाते हैं। नैना उन्हें पहले नाश्ता करवाती हैं। फिर जैसे ही अंशी के मम्मी पापा, अंशी, सोना और उनके पंडित जी आते हैं, उन्हें चाय नाश्ता करवाने के बाद दोनों पंडितों को अंशी और समर की कुंडली दी जाती हैं। दोनों पंडित कुंडली को कुछ देर ध्यान से देख और उसे समझ सभी से, दोनों बच्चों के गुण एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। इनके कुंडली देख इनकी सगाई के लिए एक हफ्ते बाद 11 का मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा और शादी के लिए अब से 2 महीने के बाद पूर्णिमा का मुहूर्त बहुत ही शुभ रहेगा। उद्धरण चिन्ह। शादी की तारीख अंशी के मॉम डैड को सही लगती है और सगाई की तैयारी को एक हफ्ते में नहीं कर सकते थे। वो पंडित जी से, पंडित जी कोई और मुहूर्त नहीं है क्या? वो क्या अंशी हमारी एक लौटी बेटी है। हमारे बेटे की शादी भी बहुत जल्दबाजी में हुई। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी उनकी बात सुन, मैं आपकी बात समझता हूँ पर उसके बाद शादी के 5 दिन पहले का मुहूर्त है एक और। उद्धरण चिन्ह। दादाजी जो अंशी के पापा के प्रॉब्लम समझ चुके थे वो उनकी बात सुन उनसे, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। मैं भी मेरे पोते की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े पोते ने तो मेरे सारे सोनी को चकनाचूर कर दिया, पर इस बार मैं सब खुद करूँगा। इसलिए वो सगाई के इंतजाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अंशी के मम्मी पापा मना करना चाहते थे पर दादाजी ने इतने प्यार से कहा कि वो ना नहीं कह पाए। फिर पंडित जी को दक्षिणा दी जाती हैं और उन्हें छोड़ने दादाजी ड्राइवर भेजते हैं। अंशी के मॉम दादा, अंशुल और सोना लंच तक रुकने वाले थे। आगे क्या होने वाला है, रीबर्थ ऑफ प्योर सोल कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए ये पॉकेट ओनली पर। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड रिव्यू माय नॉवल। और आप सभी के लिए नीचे मेरी नई आने वाली नोवेल का प्रोमो पढ़िए और बताइए कैसा है। एक बड़ा का विला जिसके गेट पर मल्होत्रा मैंशन। उस मैंशन के गेट पर एक लड़का और लड़की खड़े थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों के गले में वरमाला थी। लड़की ने रेड साड़ी पहनी थी। उसके गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर जो उसके शादीशुदा होने की गवाही दे रहा था। उनके सामने एक मिडिल एज औरत खड़ी थी जिसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था वो काफी गुस्से में है। पर उनके पीछे दादी खड़ी थी जिनके चेहरे पर खुशी समा ही नहीं रही थी सामने खड़े शादीशुदा जोड़े को देख। वो मिडिल एज औरत जो उस लड़के की माँ थी। वो गुस्से में ऊंची आवाज में, तुम ऐसा नहीं कर सकते रियांश। नहीं कर सकते, मुझे पता है जरूर इस लड़की ने ही तुम्हें फंसाया होगा।
जरूर इसने ही कोई चाल चली है। लेकिन मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। मैं अभी लॉयर से डाइवोर्स पेपर बनवा कर मंगवा लेती हूँ। एक बार तुम्हारा डाइवोर्स हो जाए फिर तुम्हारी शादी मैं मिस्टर विनय मेहरा की बेटी से कराऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी मॉम की बात सुन वो लड़का जिसका नाम रियांश है वो बोला, मॉम ऐसा कुछ भी है, मैं अनाया से प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने उससे शादी की है और मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा कभी। उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भूल मानती तुम्हारी इस शादी को, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। रितांश की मॉम ये बोलते हुए उस लड़की यानी अनाया के पास पास उसका हाथ पकड़ गुस्से में, तुमने ही फंसाया है न मेरे बेटे को। तुम जैसी गोल्ड फिगर लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे बेटे के सतह मैं तुम्हें हरगिज नहीं रहने दूंगी। वो अनाया को धक्का दे देती हैं। अनाया इस अचानक से हुए एक्शन की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती हैं। रियांश उसे बचाता उससे पहले ही कोई और अनाया को बचा लेता है और उसे संभाल कर खड़ा करता है और उसे चेक करने लगता है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। पर रियांश की मॉम उस आदमी को देख अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन चेंज कर एक मामले के साथ, मैटर विनय आप प्लीज अंदर आइए ना। उद्धरण चिन्ह। और अनाया को गुस्से में घूर, तुम बेशर्म लड़की, क्या तुम अब मिस्टर मेहरा को फंसाने की सोच रही हो? उनसे दूर हो जाओ और निकलो अभी यहाँ से। ये सब कहते हुए उन्होंने मिस्टर विनय मेहरा के एक्सप्रेशन और ध्यान नहीं दिया जो उन्हें बुरी तरह से घूर रहे थे।